मेरे देवर के पास अचानक से ना जाने कहाँ से पैसा आ रहा था। हमारा ताल्लुक गरीब घराने से था, लेकिन अचानक से इतना ज़्यादा पैसा आना मेरी समझ से बाहर था। मैं विधवा थी। कुछ साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरा एक बेटा 8 साल का, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी और अब मेरी उम्र 28 साल की थी। पति के बाद मेरे पास सिर्फ देवर का सहारा था। मायके में सिर्फ मेरी माँ थी, जो मेरी शादी के अगले साल ही दुनिया से चली गई थी। बाकी किसी रिश्तेदार ने मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे और मेरे बेटे को सहारा देंगे। इसलिए मैंने देवर के साथ रहने का फैसला कर लिया। मेरे दूर के रिश्तेदार आकर मुझे समझाने वालों कि देवर मेरे लिए गैर मर्द है और कुछ मुझे उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए, तो मैंने उनसे कहती कि आप लोग मुझे अपने घर में रख ना ले ली। लेकिन मेरी यह बात सुनकर वह सब खामोश हो जाते। आज के ज़माने में कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, लेकिन मेरे देवर ने मुझसे वादा किया कि वह मेरा और मेरे बेटे का सहारा बनेगा। हमें सबसे बहुत परेशान किया था, लेकिन हमारा एक छत के नीचे रहना गलत है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन इसके बावजूद कोई मुझे साथ रखने को तैयार न था। मुझे समझ आ गई थी कि लोगों की सिर्फ बातें बनानी आती है। अगर लोगों को मेरी वाकई में इतनी फ़िक्र होती तो वह मुझे सहारा दे दें, लेकिन उन सबको मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी। उनका मकसद सिर्फ मुझे परेशान करना था और कुछ नहीं। मैंने एक अलग इलाके में रहने का फ़ैसला किया। मेरे देवर ने कहा कि उसे इलाके में माहौल सही नहीं है। मैं उसके बारे में बहुत सी अफ़वाहें सुनी हैं कि वहाँ औरतों की इस्तेमाल करके आप मेरे बड़े भाई की इज़्ज़त हैं और मेरी भी इज़्ज़त है। मैं आपको वहाँ रहने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूँगा। मेरा भतीजा मेरे मरे हुए भाई की एक ही निशानी है और मैं उसकी देखभाल करने के लिए काफ़ी हूँ और उसकी देखभाल मेरी ज़िम्मेदारी है। अपने देवर की बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई थी, लेकिन मुझे ज़माने की बातों ने परेशान किया हुआ था। फिर मेरे देवर ने राय दी कि हम यह जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। मुझे उसकी यह बात सुनकर बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं शहर छोड़कर आ गई। यहाँ पर कोई हमें जानता भी नहीं था और हमने किसी से बात की भी नहीं थी और रिश्ता अभी नहीं रखा, क्योंकि हमारे रिश्ते पर फिर से सवाल उठाए जाते। अगर कोई मोहल्ले की औरतें मेरे घर आती तो मेरे देवर मेरे रिश्ते के सवाल करती, तो मैं यही जवाब देती कि वह मेरा छोटा भाई है। फिर इस मोहल्ले में यह बात मंशूर हो गई थी कि मेरे अपने भाई के साथ इस घर में रहती हूँ, इसलिए यहाँ हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। मेरे पास मेरी शादी का जेवर था, जिसे बेचकर हम लोग यहाँ आए थे। उससे पहले ही मेरे देवर ने कारोबार शुरू कर दिया था और उसका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। घर में बहुत सारा पैसा आने लगा। मैंने कई बार देवर से उसके कारोबार में पूछा, लेकिन उसने हर बार मेरा जवाब टाल दिया। फिर मैं भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की कि मेरे लिए इतना काफ़ी था कि पैसे आ रहे थे। मेरा देवर अच्छा इंसान था, मुझे उसकी किसी गलत काम से उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा छानबीन नहीं की। देवर के बाद बहुत सारा पैसा आ गया और हमने यह मोहल्ला छोड़ दिया और बहुत बड़ा सा घर खरीद लिया। अब हम बड़े घर में रहने लगे थे। हमारा रहन सहन अमीरों वाला हो गया था। ज़्यादा पैसे आने की वजह से सारे रिश्तेदार गरीब थे और बार बार हमारे घर आने लगे। मेरे देवर की शादी नहीं हुई थी और मेरे देवर का पैसा देखकर सबकी आंखें चमकने लगी और मैं उन सबकी आंखों में खटकने लगी। वह लोग जिन्हें हम पहले देवर के साथ रहने पर इतराज़ था, अब तो वह और ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहे थे। कुछ नहीं तो यह कहकर दिया कि देवर के साथ शादी कर लो, वरना अलग रहो, तुम्हारा उसके साथ रहना सही नहीं है। सबकी बातों ने मेरा दिल दुखाया था। वाकई में मेरा उसके साथ रहना सही नहीं था, लेकिन उन्हीं लोगों ने जब मैं कहती कि मुझे अपने घर में रख लो, तो वही लोग आंखें फेर लेते। बड़े से घर के आने के बाद मैंने एक बूढ़ी नौकरानी रख ली थी, जो हर वक्त हमारे साथ रहती थी। यानी कि मैं घर में अब अकेली नहीं रहती थी। अमीर होने के बाद फिर देवर और एक काम शुरू कर दिया था। वह हर महीने 50 लड़कियों की शादी करवाता। वह लड़कियां बहुत गरीब घराने की होती थी। फिर शादी करने के बाद हम इस कपल को हनीमून के बजाय तीर्थ यात्रा पर भेज देते और सारा खर्च खुद उठाता। देवर की इस बात से तो मैं बहुत बेहद खुश हो गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी लड़कियां तीर्थ यात्रा के लिए
से वापस आती तो विधवा होकर आती। मुझे परेशानी होने लगी क्योंकि ऐसा हर लड़की के साथ होने लगा था। यह बातें सुनकर मेरा देवर भी परेशान हो गया था क्योंकि उसने ऊपर वालों के दर्शन के लिए यह जुम्मा उठाया था गरीब लड़कियों की शादी करने और उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजने का, लेकिन यह अजीब किस्म का अनहोनी होने लगी थी। मेरे देवर ने कहा कि मैं इस बात का किसी लड़की को पता न चलने दूं कि जो भी लड़की शादी के बाद तीर्थ यात्रा पर जाती है वह विधवा होकर वापस आती है। मुझे देवर की बात सुनकर अजीब लगी थी। मेरे हिसाब से तो लड़कियों को मालूम होना चाहिए था और तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले, क्योंकि अजीब और गरीब किस्म का हादसा होता था कि जो हर लड़की के साथ हो रहा था जो कि तीर्थ यात्रा से वापसी आ रही थी। मैंने अपने देवर को यह बात समझाने की कोशिश की। लड़कियों को पहले इस बारे में मालूम होना चाहिए कि यात्रा में वापसी के वक्त उनके पति का देहांत हो जाता है, लेकिन मेरे इस बात पर जिंदगी में पहली बार मेरा देवर मुझ पर भड़क उठा था। अचानक इस तरह से खाया ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। उसके एक खाया पर मैं हैरान रह गई। देवर ने आज से पहले मुझसे इस अंदाज में कभी भी बात नहीं की थी, बल्कि वह मुझे अपने भाई की विधवा मानता था और इस अंदाज से वह मुझे अपनी बड़ी बहनों का दर्जा दिया करता था। लेकिन आज जिस तरह से मेरे देवर ने मुझसे बात की थी, उसकी इस रवैये पर मुझे अब भी यकीन तक नहीं आ रहा था कि मेरा देवर मुझसे बदतमीजी करके जा चुका था। जबकि मैं यह सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर मेरे देवर को क्या हुआ है। मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया और उसे सुला दिया, जबकि खुद की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे देवर का रवैया दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था। मैंने अपने देवर को हमेशा नवीबाद की तरह हुए देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे देवर का जो रूप मेरे सामने आ रहा था वह किसी भी तरह यकीन करने वाला नहीं था। अब तो मेरे देवर दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ होता जा रहा था। आज अब अचानक से उसने मेरी इतनी बदतमीज़ी से बात की तो मैंने हैरान हो गई। मेरा देवर रात भर न जाने और मैं उसका इंतज़ार करती रही। कहीं न कहीं अब मुझे इस बात पर शक होने लगा कि वह कोई गलत काम करता है, क्योंकि दिन ब दिन घर में इतना पैसा आना, और अब तो हकीकत मुझे पता चली थी कि लड़कियों को तीर्थ यात्रा पर भेजना और उनके पति का देहांत हो जाना। तमाम सोच मेरे दिमाग पर घूम रही थी। कड़ी से कड़ी मिलाने पर मुझे इस बात पर यकीन होने लगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। उसे रात भर वो घर वापसी नहीं आया था। वह अगले दिन से घर वापस आया तो मुझे अब काफ़ी परेशान होने लगी थी कि आखिर मेरा देवर गया तो कहाँ गया, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरा देवर 3-3 दिन घर वापस ना आए। मैं इसी सिलसिले में सोच रही थी कि अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने अपने कमरे से बाहर आकर देखा 8 साल का बेटा अपने स्कूल गया हुआ था। मेरा तकरीबन दिन का 4 था। मैं इस वक्त मेरा देवर कभी भी मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन आज इस हालत में मेरे कमरे में आ गया था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरा देवर शराब के नशे में धुत था। मैंने आज तक अपने देवर को किसी गलत चीज़ को हाथ लगाते हुए भी नहीं देखा था। इस वजह से मेरे लिए काफ़ी बड़ा झटका लगा था कि मेरा देवर शराब पीकर आया है। मेरे देवर के कदम लड़खड़ा रहे थे और वह मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने हैरान से परेशान थी, उसका एक अंदाज देख रही थी, जब वह अचानक ही मेरे पास आया और आते ही मेरे कदमों में गिर गया। मैं हैरान रह गई कि भला इसे अब क्या हो गया। इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। शायद उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। मेरे कदमों में गिरते हुए अचानक से फूट कर रोने लगा। मैं परेशान हो गई कि आखिर वो रो क्यों रहा है, जबकि रोते रोते हुए वह बेहोश भी हो गया था। यानी दोपहर के इस वक्त मेरे कमरे में आकर बेहोश हो गया, और कोई इस तरह से मेरे कमरे में देख लेता तो शायद मेरी इज्जत का जनाना निकल जाता। इस वक्त घर में और मैं अकेली थी। जो नौकरानी मैंने रखी थी आज छुट्टी पर थी। आज अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस तरीके से बाहर अपने कमरे से निकालूं। लेकिन जो भी था, मुझे हर हाल में उसे अपने कमरे से बाहर निकालना था। मैंने जैसे तैसे कमरे
से उसे घसीटते हुए अपने कमरे से बाहर निकाला और अच्छा खासा मर्द था। मुझ जैसी औरतों से कैसे संभाला जाता, जैसे तैसे करके मैंने उसके कमरे तक पहुंचाया और उसके मैं फर्श पर लिटा के अपने कमरे में आ गई। उसे कमरे का दरवाज़ा मैंने पहले से ही लॉक कर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे के स्कूल से वापसी का वक्त हो चुका था। अब मुझे अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल जाना था। देवर के कमरे को मैंने ताला लगा दिया था ताकि ऐसी हालत में वह कभी भी बाहर ना जा सके, और खुद में परेशानी थी। अपने बेटे को स्कूल चली गई लेने के लिए। बेटे को स्कूल से लेकर जब वापस घर आए तो मेरा देवर अभी तक अपने कमरे में लॉक था। अपने बेटे को नहलाने के बाद मैंने उसे खाना खिलाया और वह ट्यूशन पढ़ने के लिए चला गया। उसके ट्यूशन जाते ही मैंने देवर को कमरे का ताला खोला तो देखा वह अब तक वैसे ही बेहोश पड़ा था। अब मुझे उसकी हालत पर हैरानी होने लगी थी, क्योंकि वह काफ़ी वक्त से ऐसे ही बेहोश पड़ा था। शायद शराब का नशा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वह अपने होश में नहीं आ पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि जिससे वह होश में आ जाए। फिर अचानक से मुझे एक ख्याल आया और मैंने फ़ौरन वही किया जो मेरे दिमाग में आया। मैं किचन में जाकर पानी का जग भर और पानी लेकर देवर के पास आई और पूरा का पूरा जग उसके चेहरे पर पलट दिया। एकदम से पानी गिरने की वजह से हड़बड़ाकर उठ गया, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से उसे होश नहीं आया था। मैंने उसे कहा कि फ़िलहाल तुम बेड पर सो जाओ, जब तुम होश में आओगे तब मैं तुमसे बात करूँगी। मेरा देवर शायद वाकई में होश में नहीं था, इस वजह से सिर हिलाकर बेड की तरफ बढ़ा गया। उसे कदम लड़खड़ा रहे थे, जबकि उसकी हालत देखकर मुझे अब रोना आने लगा था। सारा दिन गुजर गया, लेकिन उसने देवर की पूरी तरह होश नहीं आया। जब उसकी हालत देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि आज उसने पहली बार शराब पी ली थी, क्योंकि अगर वह इस चीज़ का आदी होता तो यकीनन उसे पर इतना गहरा असर न होता। तकरीबन रात के 12 बजे तक अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैं अपनी जगह से उछल पड़ी। मेरा बेटा जो भी सो चुका था। मैंने एक नज़र उसको देखा और एक नज़र दरवाजे को। मुझे कहीं न कहीं यकीन था कि दरवाजे पर मेरा देवर ही होगा, क्योंकि सारा दिन बीत चुका था जो मुझे इस बात को यकीन था कि अब मेरे देवर का नशा उतर चुका था। अब मुझे हर हाल में उसकी वजह जाननी थी कि वह आखिर में यह क्या कर रहा था। मैं धीरे-धीरे उतरी और अपने बेटे को आराम से ख्याल करते हुए उसे मैं सुला दी। मैं अपने कदमों में ज़्यादा की ओर बढ़ी। आहिस्ता से दरवाज़ा की कुंडी खोलने के बाद बाहर जाकर देखा तो मेरा देवर बाहर ही खड़ा था, लेकिन दोपहर के मामले में इस वक्त बेहद अलग हुए। बोलिए, मैं उसकी नज़र झुकी हुई थी, बाल गीले थे। यकीनन वह शावर लेकर आया था और उसकी झुकी हुई नज़र इस बात का इशारा कर रही थी कि अपने किए पर शर्मिंदा है। लेकिन फ़िलहाल मुझे उसकी शर्मिंदगी का बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मुझे इस बात को जानना था कि आज उसने इतना घटिया काम किया तो क्यों किया। मैंने उससे पूछा, आज तुमने शराब पी थी? जबकि इस बात पर वह मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें सूरत हो रही थी। उसने धीरे-धीरे सर हिलाया। यह बात तो मैं पहले से समझ चुकी थी कि वह शराब पीकर आया हुआ है घर पर, लेकिन फिर भी वह बस तो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। जैसे ही उसने सर हिलाया, मुझे अब बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने उससे पूछा, क्यों पी थी तुमने शराब? तो वह मुझे देखकर नज़रें ना मिला पाया और कहने लगा, शर्म के मारे नज़र झुका गया। मैं उसे दोबारा पूछी कि आखिर तुमने शराब क्यों पी थी? मेरी बात सुनकर मेरा देवर अपना सर झुकाकर कहने लगा कि मैंने जानबूझकर शराब नहीं पी थी। वह मेरे दोस्तों ने मुझे यह कहकर पिला दिया था कि यह सिर्फ एक सादा सा शरबत है। मुझे नहीं पता था मेरे अमीर दोस्त मुझे कोई नशा और दवाई मिलाकर पिला देंगे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो यकीनन मैं वह जूस हरगिज़ न पीता। मुझे अपने देवर की यह बात पर यकीन आ गया था, क्योंकि वह तो पहले
दिन भी जानती थी कि वह मेरा देवर बिल्कुल गलत इंसान नहीं है, बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह था। पूरे साल तक मैंने उसे अपने बच्चों की तरह देखभाल की थी। वह भी मुझे अपनी बड़ी बहन का रुतबा देता है था। मैंने उसे बड़ी बहन होने के नाते समझाया कि तुम इस तरह के अमीर दोस्तों की संगत छोड़ दो, उनके साथ मत रहा करो, दोस्तों से दोस्ती खत्म कर दो। लेकिन मेरी यह बात सुनकर मुझे उसने अचानक से अपना सर उठाया और दिल नज़रों की उसने मुझे देखा था कि एक पल के लिए मुझे हैरान कर गया। और फिर जब वह बोला तो उसने अल्फाज मुझे हैरान कर गए थे। वह कहकर ही रुक गए थे कि बल्कि अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला गया था। जाते जाते यह भी कहा गया था कि अब मैं तकरीबन 1 हफ्ते तक घर नहीं आऊँगा और 1 हफ्ते में उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था जिसे उसे पूरा करना है। मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वह कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या काम करता है जिसकी वजह से उसके पास इतना पैसा आ रहा था, और यह कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे उसे 1 हफ्ते के अंदर ही पूरा करना था। और लेकिन मेरी बात सुनने से पहले अपनी बात कहकर वह वहाँ से जा चुका था। उसकी कहीं बात मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि उसके अमीर दोस्तों की वजह से तो उसके घर में इतनी दौलत आ रही थी। उसके अमीर दोस्तों ने ही तो उसे इस काम पर को बताया था, जिसकी बदौलत वह चंद महीनों में इतना अमीर हो गया। और अब वह किसी की कीमत पर इस काम को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि इस काम को अपनाना तो बहुत आसान था, लेकिन इस काम को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। आज मेरा दिन गुजर चुका था, लेकिन मेरे देवर का कोई अता पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरा देवर आखिर गया कहाँ। वह क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से मुझे चंद दिनों में इतने पैसे मिल रहे थे। मैं हैरान थी, बस यही सोचती रहती कि आखिर ऐसा कौन सा काम करता है, लेकिन जवाब न मिला था। ठीक है, 1 हफ्ते बाद जो मेरा देवर घर वापस आए तो मैं उनसे यह आखिर क्या करते हो। मैं धीरे धीरे उतरी और अपने बेड का आराम से अपना ख्याल करते हुए मैं दबे कदमों में दरवाज़ा की ओर बढ़ी। आहिस्ता से दरवाज़ा की कुंडी खोलने के बाद बाहर जाकर देखा तो मेरा देवर बाहर ही खड़ा था, लेकिन दोपहर के मामले में इस वक्त बेहद अलग हुए बोलिए में था। उसकी नज़र झुकी हुई थी, बाल गीले थे, यकीनन वह शावर लेकर आया था। वह उसकी झुकी नज़र इस बात का इशारा कर रही थी अपने किए पर शर्मिंदा है, लेकिन फ़िलहाल मुझे उसकी शर्मिंदगी का बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मुझे इस बात को जानना था कि आज उसने इतना घटिया काम क्यों किया। मैंने उससे पूछा, तुमने आज शराब पी थी? बात पर वह मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें सूरत हो रही थी। उसने धीरे धीरे सर हिलाया। यह बात तो पहले ही समझ चुकी थी कि वह शराब पीकर ही आया था। कहा था कि उसके अमीर दोस्तों की वजह से उसके घर में इतनी दौलत आ रही है। उसके अमीर दोस्तों ने ही तो इसे ऐसे काम को बताया था जिसके बदौलत वह चंद दिनों में इतना अमीर हो गया है। अब वह या किसी भी कीमत पर इस काम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस काम को अपनाना बहुत आसान है, लेकिन छोड़ने के लिए बहुत मुश्किल काम है। उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। आज मेरा दिन अच्छे से गुजर चुका था, लेकिन मेरे देवर का कोई आता पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरा देवर आखिर गया कहाँ, वो क्या काम करता है जिसकी वजह से उसे इतने दिनों में चंद पैसे मिल रहे थे। हैरान परेशान थी, बस यही सोच रही थी कि आखिर वह
कौन सा काम करता है, लेकिन जवाब न मिलने पर 1 हफ्ते बाद जब मेरा देवर घर वापस आए तो मैं उनसे बस यही एक सवाल करती। पूछा कि आखिर वह 1 हफ्ते तक कहाँ था? उसने मुझे बताया कि वह 1 हफ्ते में दुबई गया हुआ था। उसकी यह बात सुनकर मुझे हैरान का झटका लगा, क्योंकि उसने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वह शहर से बाहर जा रहा था और उसकी ज़िंदगी में ऐसी पहली बार हुआ था। वह मुल्क से बाहर गया था, क्योंकि आज से पहले तो वह मुल्क में से रहकर ही काम कर रहा था। अक्सर वह दूसरे साल जाया करता था और मुझे बता कर जाता था कि वह दूसरे शहर जा रहा है काम के सिलसिले में। यकीनन आज जो बात उसने मुझे बताई थी वह मुझे हैरान कर गई थी, क्योंकि दूसरे मुल्क जाना तो इतना आसान काम नहीं होता है। मुझे नहीं पता था कि वह मेरा देवर 1 हफ्ते में दुबई रहकर आया है, और अब पता चला तो उसकी यह बात सुनकर मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा हैरत हुई। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर 1 हफ्ते तुम दुबई में क्या कर रहे थे? मेरी बात सुनकर उसने एक बहुत ही खूबसूरत का सोने का हार मेरे सामने रख दिया, जिसे देखकर मेरी आंखें चमक गईं, क्योंकि रात के इस वक्त में खूबसूरत लाइट की रोशनी में बहुत सोने का हार चमक रहा था। उसे हार को देखते ही उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था। शायद यकीनन वो बहुत ही महंगा हार था। मैंने अपने देवर से पूछा कि वह कहाँ से लाया है। उसने कहा कि दुबई में शेख ने मुझे तोहफे के तौर पर दिया है। तो मुझे उसके इस बात पर हैरत हुई। भला इतना महंगा तोहफा बिना वजह क्यों देगा? मैंने वजह पूछनी चाही तो उसने कहा कि आप आम खाएं, गुठलियों के दाम के लिए आप मत करें। क्या हार में आपके लिए लाया हूँ तो बेहतर है इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लें। लेकिन मैंने अपने देवर को साफ इनकार कर दिया था और कहा कि जब तक तो मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम काम क्या करते हो, तब तक मैं यह हार नहीं रखूंगी। जबकि मेरे इस धमकी पर मेरा देवर परेशान हो गया और वह हार लेकर वहां से चला गया। मुझे अब यकीन होने लगा था, क्योंकि आज से पहले मेरा देवर कभी भी ऐसा काम नहीं करता था। आज हम इस तरह वहां से चला गया था बगैर कोई जवाब दिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था और उसके सारे मामले को 1 साल गुजर चुका था। अब अक्सर ही मेरा देवर मुल्क से बाहर जाने लगा था, कभी दुबई तो कभी कभी मैं भी पूछती तो वह मुझे यही कहता कि आप परेशान ना हो, बस आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको बैठे बैठे मिल जाएगी। एक दिन वह मुझे घर ले गया। वह दुबई जा रहा था। मुझे कुछ ना कुछ गलत लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह दुबई नहीं बल्कि कहीं और जा रहा है। इस वजह से मैंने उसकी ज़िंदगी की, और मैं भी तो विधवा हूँ, तो मुझे इतनी भी तीर्थ यात्रा पर भेज दो। पहले तो मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गया, लेकिन फिर वह मेरी बात पर ही फिर उसने मेरी बात को दिमाग में लगाया और अगले दिन ही महीनों के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। लेकिन शायद वह भूल गया था कि वह मुझे अकेले भेजना चाहता था। लेकिन यकीनन मैं उन्हीं लड़कियों के साथ मिलकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। लेकिन तीर्थ यात्रा पर पहुंचते ही जो मैंने देखा उसने मुझे हैरान कर दिया था। उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन सरका दी, क्योंकि मैं ना तो तीर्थ यात्रा पर पहुंची बल्कि उन लड़कियों के साथ में ही दुबई पहुंच गई थी। लेकिन मेरे देवर ने मुझे वहां देख लिया था और उसने पहले ही फुर्ती से मुझे वहां से निकाल कर वापस भेज दिया था। उसने मुझे कहा कि वह अभी कुछ दिनों
कुछ दिन दुबई रहने वाला है और वापस आकर मुझे सब कुछ बता देगा, या फिर आखिर यह क्या चल रहा है। अभी अभी 2 दिन ही गुजरे थे। एक दिन अचानक से मेरे घर का दरवाज़ा बजा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि हमारे घर में कोई आता है। मैं दरवाज़ा खोला तो सामने का माजरा देखकर मैं डर गई। मेरे मुंह की चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सामने ही मेरा देवर खून से लथपथ खड़ा था। उसकी सफ़ेद रंगी टी-शर्ट खून से तार-तार हो चुकी थी। चेहरे पर भी खून लगा हुआ था। उसके माथे पर खून की बूंदें टपक रही थीं। घर के मार्बल के फर्श पे गिर गई थी। मैंने फ़ौरन से जब पूरा दरवाज़ा खोला तो वह लड़खड़ा के कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैं डॉक्टर को फ़ोन किया और चंद मिनट में ही डॉक्टर घर पर मौजूद हो गया। मैं उनसे देवर के तमाम जख्मों को साफ किया और उसमें नींद की दवाई देकर चला गया। जबकि मैं परेशान थी, अपने देवर को देख रही थी। अगली सुबह जब भी उसकी आँख खुली तो मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है। वह दुबई तो जाने वाला था, फिर अचानक ये तुम्हें क्या हो गया? ऐसी हालत ये कैसी हो गई? मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, कहने लगा कि ये गलत काम का अंजाम यही होता है, बुरा ही होता है। मैं गलत रास्ते पर चल रहा था तो उसकी सज़ा तो भुगतनी तो होगी ही। मैंने अपने रब से दुआ मांगी थी कि मेरी गुनाहों की सज़ा मुझे इसी दुनिया में मिल जाए। उसी दुनिया की सज़ा बहुत मुश्किल होती है जो ज़बरदस्त ना हो सके। इस दुनिया में भुगत के तो बेहतर है। वह रोते हुए बोला। तो मैंने उससे पूछा कि क्या गलत काम करने लगे थे तुम? तो उसने मुझे बताया कि मैं लड़कियों की शादी नहीं करवाता था, बल्कि मैं उन्हें दुबई के लिए गैंग के लिए काम करता था। गरीब घराने की लड़कियों को शादी के जाल में फंसाकर दो के आदमियों से उनकी शादी करवाता था और शादी के बाद उन्हें तीर्थ यात्रा के नाम पर दुबई भेज दिया जाता था। जैसे ही वह लड़कियां दुबई पहुंचती थी तो उन्हें बेच दिया जाता था। थाने के 1-1.5 हफ्ते तक उन्हें इस्तेमाल करने के बाद वह यह कहकर उसे वापस भेज दिया जाता था कि उनके पति मर चुके हैं, क्योंकि यह जाना जाता था कि उनके पति हैं या नहीं, क्योंकि यह बात को उन लड़कियों खुद भी नहीं जानती थी कि उनके पति के साथ क्या हो रहा है, वही उसके असली पति हैं या नहीं। उन्हें तो बस यही बताया जा रहा था कि उनकी शादी इस आदमी से हुई है, लेकिन असली हकीकत दुबई का तो वह लड़कियों को भेज देता था जिनकी मुंह मांगी कीमत उसे मिलती थी। इस काम के लिए अलग अलग मुल्कों से लड़कियों को इंतजाम दिया जाता था और इसी तरह हमारे इलाके में से और मेरी वजह अमीर दोस्त ये काम करते थे। हम लोग उन गरीब लड़कियों को शादी का लालच देकर दुबई भेज देते थे और वहाँ उनके साथ क्या होता था वह सब लड़कियाँ खुद ब खुद ही नहीं जान पाती थी, क्योंकि वह जिन लोगों से साथ रहती थी उन्हें तो यही लगता था कि उनके पति यही हैं, लेकिन हकीकत में उनके पति नहीं होते थे, बल्कि वह लड़कियां उन्हें बेची गई होती थी। मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि किस वजह से मैंने उनसे माफ़ी मांग ली और दुबई डॉन को मना कर दिया था कि अब यह काम मेरे से नहीं होगा, मैं करना नहीं चाहता। उसी वजह से उनके माफ़ी मांग ली था और दुबई के डॉन को मना कर दिया था कि अब से यह मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। उसी वजह से उसने अपने बंदे को भेजकर हम पर हमला करवा दिया और मुझे मरवाने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे तैसे करके मैं वहाँ से बच गया। अपने देवर की सारी बातें सुनकर अब मुझे उससे नफ़रत होने लगी थी, क्योंकि वह एक दो नहीं बल्कि अनगिनती लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। फिलहाल
मैं उसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं मेरे पास नहीं है, इरादा नहीं रखती थी। इस वजह से मैं पुलिस को फ़ोन कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके लिए यही सज़ा बेहतर थी क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसी वजह से उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। मैंने वह घर छोड़ दिया था क्योंकि उसे मेहनत के पैसों की कमाई से नहीं खरीदा गया था, बल्कि बुरे कामों की पूरा अंजाम होता है। धन्यवाद। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं हम ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी के साथ, इमोशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।